Students, in this lecture, we are going to discuss the minimum standards for our pharmacy department. So अब इसमें standards जी बहुत easy हैं, कोई technical बात नहीं है. Technicalities में हम discuss कब करते हैं जब आप forensic pharmacy पढ़ते हैं. So फिलहाल जी जनरल डिस्कशन करेंगे हॉस्पिटल फार्मेसी के इस टॉपिक के ऊपर. जी आपके फार्मासिस्ट का हॉस्पिटल फार्मेसी के अंदर काम है फार्मास्यूटिकल सर्विसेज प्रोवाइड करना. कैसे प्रोवाइड करना? अब इन स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करते हुए. वो स्टैंडर्ड्स बच्चों आपके पास क्या हैं, डिस्कस कर लेते हैं. कौन से स्टैंडर्ड्स को हम डिस्कस करेंगे आज के इस लेक्चर में जी? एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड कुछ स्टैंडर्ड्स को डिस्कस करेंगे, फैसिलिटीज से रिलेटेड, ड्रग की प्रोक्योरमेंट डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड, ड्रग इंफॉर्मेशन से रिलेटेड क्या स्टैंडर्ड्स आपके पास आ रहे हैं. देन व्हाट इज रैशनल ड्रग थेरेपी, उससे रिलेटेड स्टैंडर्ड्स को इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे. देन वी विल डिस्कस द रिसर्च स्टैंडर्ड्स. जी किस किस्म की रिसर्च हो रही है, कौन से 3 टाइप्स हैं रिसर्च के जिसके अंदर आपका हॉस्पिटल फार्मासिस्ट पार्टिसिपेट कर रहा है. सो जी सबसे पहले आ जाते हैं हम लोग कि एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड स्टैंडर्ड्स क्या हैं. जी सबसे पहला तो स्टैंडर्ड है, ऑब्वियस सी बात है जी, अगर आप हॉस्पिटल फार्मेसी की बात कर रहे हैं तो आपके हॉस्पिटल फार्मेसी के अंदर यू मस्ट हैव दी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट. भी वही एक क्वालिफाइड पर्सन है जिसको ड्रग की नो हाउ है. सो अब इसका डायरेक्टर कौन होगा? रिक्वायरमेंट सर्विसेज की पढ़ रहे हैं. सो रिक्वायरमेंट, फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है जी कि आपके पास फार्मासिस्ट की अवेलेबिलिटी हो. इसका जो डायरेक्टर है फार्मेसी का, दैट इज योर फार्मासिस्ट, इसके पास सेम अथॉरिटी होनी चाहिए जैसा कि आपके हॉस्पिटल के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर डिफरेंट डायरेक्टर्स की अथॉरिटीज हैं. सो अब डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबल यानी कि किस चीज के लिए, आपका फार्मासिस्ट किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिसने गोल सेट करने हैं. किस किस्म के गोल सेट करने हैं अभी डिस्कस करेंगे. प्लानिंग स्केजुलिंग करनी है वो भी डिस्कस करेंगे. सुपरविजन करनी है अपने पूरे प्रोसीजर की, पूरे सेटअप की. अपने गोल्स को असेस करना है जी, मैंने गोल्स अचीव किए, मैंने मेडिकेशन आज ठीक डिलीवर की. करेक्टिव एक्शंस, अगर कहीं कहीं प्रॉब्लम आ जाए तो उसको करेक्ट करना है. सो ये वाले जो बच्चों डायरेक्टर्स के रोल्स हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, इसको डिस्कस करते हैं. सेटिंग ओके. आपके जो हॉस्पिटल फार्मासिस्ट है उसने अपने शॉर्ट और लॉन्ग टर्म गोल्स को सेट करना है अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड्स ऑफ योर हॉस्पिटल. जी उसका पेशेंट, अगर आपके फार्मासिस्ट को मस्ट हैव एन आइडिया कि मेरे हॉस्पिटल का पेशेंट इनटेक इतना है, इतने नंबर ऑफ पेशेंट्स आ रहे हैं, तो मैंने अपना जो स्टॉक है उसे मेंटेन करना है. इस किस्म के पेशेंट्स आ रहे हैं, इस किस्म की मेडिसिन मैंने उसकी अवेलेबिलिटी हर वक्त रखनी है. ओके. मेरा हॉस्पिटल का सेटअप बढ़ने जा रहा है, सो मेरी फार्मेसी का बजट बढ़ने जा रहा है, तो मुझे वर्कर्स की ज्यादा जरूरत है. सो शॉर्ट और लॉन्ग टर्म गोल्स के ऊपर जो आपका फार्मासिस्ट है उसका ग्रिप होना चाहिए. उसने उससे रिलेटेड सारी सेटिंग करनी है, सारे अल्टीमेटली प्लान्स बनाने हैं अकॉर्डिंग टू योर इंस्टीट्यूशन. ओके. सो अब जी आपके फार्मासिस्ट का काम है प्लानिंग करना, स्केजुलिंग करना, कोऑर्डिनेट करना. किससे? अपने स्टाफ से, हॉस्पिटल के स्टाफ के साथ. किस लिए? ताकि वो अपने गोल्स को अचीव कर सके. जी आप आपके हॉस्पिटल फार्मासिस्ट आपके हॉस्पिटल की एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कम्युनिकेट करेगा तो उसको पता चलेगा ना कि मेरा हॉस्पिटल आने वाले वक्तों में अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को इस तरह से बढ़ाने जा रहा है. फॉर एग्जाम्पल कोई अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन आ गई, कोरोना आ गया, इस कंडीशन के लिए, इस किस्म की कंडीशन के लिए मेरा अगर हॉस्पिटल से टैकल करेगा तो मेरी फार्मेसी को भी इसके अंदर रोल प्ले करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास अल्टीमेट फार्मेसी एक ऐसा सेटिंग है जिसने मेडिकेशन प्रोवाइड करनी है पेशेंट्स को. सो अब आपके फार्मासिस्ट ने सब अपने गोल सेट कर लिए. इसका काम है जी इन गोल्स को अचीव करने के लिए प्लानिंग करना और उसकी इम्प्लीमेंटेशन करना. सो प्लानिंग एंड टैक्टिक्स, ये 2 टर्म्स हैं जो आप मार्केटिंग के अंदर पढ़ेंगे. इन दोनों के साथ आपको हॉस्पिटल फार्मासिस्ट डील कर रहा है, रूटीन एक्टिविटीज को ऑब्जर्व कर रहा है, असेस कर रहे हैं जी मैंने गोल्स अचीव किए हैं, यहाँ पे नहीं किए. अगर कहीं कोई गड़बड़ आ गई किसी भी फंक्शन के अंदर, किसी भी प्रोसेस के अंदर, या मेरे या उसके सेटअप के अंदर, हॉस्पिटल फार्मेसी के सेटअप के अंदर, तो उसने करेक्टिव एक्शंस का रोल प्ले करना है. अच्छा जी, फैसिलिटीज कैसी होनी चाहिए आपके हॉस्पिटल फार्मेसी के अंदर? जी लोकेशन प्रॉपर हो, स्पेस प्रॉपर हो इक्विपमेंट्स को रखने के लिए, ड्रग्स को रखने के लिए, इक्विपमेंट्स को रखने के लिए. उसके पास जी ड्रग इंफॉर्मेशन के सोर्सेज हों, उसके पास बुक्स हों, कंप्यूटर्स हों, जर्नल्स हों. सो ये जो 4 पॉइंट्स हैं फैसिलिटीज से रिलेटेड, इसको बच्चों आप डिस्कस करते हैं. आपके हॉस्पिटल के अंदर आपकी फार्मेसी की लोकेशन कैसी होनी चाहिए? जी फार्मेसी आपकी ऐसी जगह पे लोकेटेड हो जहां से आप मेडिकेशन हर डिपार्टमेंट को इजीली प्रोवाइड कर सकें.
आप हर डिपार्टमेंट के साथ कम्युनिकेट कर सकें, ठीक है, आपका जो मेडिकेशन का ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम है वो अच्छे तरीके से चल सके। हॉस्पिटल फॉर एग्जांपल, जब मैं ट्रांसपोर्टेशन की बात करूं तो डेफिनेटली आप हॉस्पिटल फार्मेसी कार्ट आपके जहन में आती है जी, ये कार्ट है जहां जी आपके फार्मासिस्ट क्या करेगा, मेडिसिन इसके अंदर लोड करेगा, कार्ट जाएगी और वार्ड्स के अंदर या पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के अंदर जाके मेडिसिन को डिलीवर कराएगी। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ 2 टायर कैरी कार्ट एंड दिस इज द एग्जांपल ऑफ, इसके अंदर 3 बॉक्सेस आ सकते हैं ना एक रो के अंदर, सो दिस इज अ 3 टायर कैरी कार्ट। सो दिस इज द यूनिट डोज मेडिकेशन कैसेट कार्ड, ठीक है, जिसके अंदर आप यूनिट डोजेस डिस्पेंस कर सकते हैं। सो दिस इज द रोलिंग मेडिकल ड्रॉर कार्ड। सो ये एग्जांपल्स थी, जस्ट आप देख लें कि इस किस्म की कार्ड्स होती हैं आपके पास, 2-3 के नाम याद कर लें। अब जी मेडिकेशन और किस तरीके से आप ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, वी आर गोइंग टू डिस्कस द हॉस्पिटल न्यूमेटिक ट्यूब सिस्टम, दैट इज HPTS। अच्छा जी, अब ये सिस्टम क्या है, इस सिस्टम के और नाम क्या है, इसको डिस्कस करते हैं बच्चों। सो HPTS सिस्टम को हम ऑल्टरनेटिवली कहते हैं न्यूमेटिक ट्यूब सिस्टम, कैप्सूल पाइपलाइन सिस्टम, या फिर न्यूमेटिक ट्यूब ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ओके, PTT सिस्टम। अच्छा जी, अब ये सिस्टम क्या है, जस्ट जी नाम के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करें, हॉस्पिटल न्यूमेटिक ट्यूब सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो आपके हॉस्पिटल के अंदर चल रहा है। कैसे चल रहा है, एक ट्यूब के जरिए। अच्छा जी, इसमें क्या होगा जी, आपके पास एक कंटेनर होगा, एक उस कंटेनर को हम यहाँ कह रहे हैं कैप्सूल, उस कैप्सूल के अंदर आपने मेडिकेशन रख दी, मेडिकेशन रखने के बाद आपने सिस्टम में इसको लोड किया, उस सिस्टम में जो ट्यूब्स कनेक्टेड हैं, अब ये ट्यूब्स ये क्या करेंगी, उस कंटेनर को या कैप्सूल को कैरी करेंगे और पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे, पर्टिकुलर वार्ड में या इमरजेंसी में या आईसीयू में उसको पहुंचा देंगी। कैसे पहुंचाएंगी, बाय द हेल्प ऑफ द न्यूमेटिक सिस्टम। अब ये न्यूमेटिक सिस्टम क्या है जी, न्यूमेटिक सिस्टम बेसिकली वो सिस्टम है दैट इज बाय द दैट इज ऑपरेटेड बाय द एयर और गैस अंडर प्रेशर। अच्छा, अब ये क्या चीज है, ये सिस्टम क्या करेगा जी, ये सिस्टम न्यूमेटिक सिस्टम क्या करेगा, जब आपने कैप्सूल के अंदर कंटेनर के अंदर मेडिकेशन डाल दी, ठीक है, मेडिकेशन आपने सेटअप में अपरेटस में लोड कर दी, अब ट्यूब के अंदर पार्शियल वैक्यूम क्रिएटेड है, यानी कि न्यूमेटिक सिस्टम है, ये पार्शियल वैक्यूम क्या करेगा, उस कैप्सूल को खींचेगा और डिजायर्ड डेस्टिनेशन के ऊपर लेकर जाएगा। सो दिस इज द सिस्टम, मैं अब डिफाइन करने जा रही हूँ HPTS को। सो दिस इज अ सिस्टम, ये वो सिस्टम है जो आपके सिलेंड्रिकल कंटेनर को, जिसे आप कैप्सूल भी कह रहे हैं, उसे प्रोपेल करेगा, उसे खींचेगा थ्रू दी नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स। जी ट्यूब्स के अंदर आपने अपरेटस के अंदर रखा, अपरेटस के अंदर ही ट्यूब्स कनेक्टेड हैं, कैप्सूल ट्यूब्स के अंदर से होता हुआ चला जाएगा, कहाँ पे जाएगा, अपनी डेस्टिनेशन पे। कैसे जाएगा, ट्यूब इस कंटेनर को खींचेगी क्या चीज, इसको खींचेगा जी आपकी कंप्रेस्ड एयर या फिर पार्शियल वैक्यूम आप जिसे कह रहे हैं। अब और क्लियर कर लेते हैं, ये जी आपके पास वो कंटेनर है जिसके अंदर आपने मेडिकेशन अपनी डालनी है, मेडिसिन लोड करनी है। सो दिस इज द न्यूमेटिक ट्यूब सिस्टम कैरियर, या इसको कंटेनर भी कह रहे हैं या कैप्सूल भी कह रहे हैं। ये कैप्सूल भी आपने अपने HPTS सिस्टम के अंदर लोड कर दिया, ये बटन्स हैं आपके पास, यहाँ से आपने डेस्टिनेशन डाल दी कि मैंने जी वार्ड में भेजना है, आईसीयू में भेजना है या लैब में भेजना है। अब आपने जी सिस्टम के अंदर इसको लोड कर दिया, जैसे ही लोड किया, अब सिस्टम के अंदर जी सिस्टम के साथ ट्यूब्स कनेक्टेड हैं, दीज आर द ट्यूब्स, ठीक है, इन ट्यूब्स के अंदर से ये कंटेनर होता हुआ, अब इस कंटेनर को खींच क्या चीज रही है, आपका वैक्यूम खींच रहा है जी। वैक्यूम ने क्या किया, अल्टीमेटली इसको डिलीवर कर दिया आपकी डेस्टिनेशन पे। फॉर एग्जांपल वो डेस्टिनेशन आपकी लैब है या फिर आईसीयू है या इमरजेंसी है, ओके, इमरजेंसी यूनिट है, वहां पे अब आपकी ये मेडिसिन पहुंच गई। सो दिस इज एन इजी सिस्टम, ये भी एक कम्युनिकेशन का, ट्रांसपोर्टेशन का एक तरीका कार है। जिस अब ये तरीका का और कौन इस्तेमाल करेगा, डेफिनेटली मेडिसिन देनी किसने है, मेडिसिन आपके फार्मेसी ने देनी है, हॉस्पिटल फार्मेसी ने देनी है। हॉस्पिटल फार्मेसी ने इस सिस्टम को यूज किया और मेडिकेशन डिलीवर कर दी टू दी डेस्टिनेशन। अब एक और स्लाइड में इसको थोड़ा सा कंक्लूड कर लेते हैं जी। अब इस सिस्टम से क्या, बजाय इसके कोई पर्सन आए मेडिसिन उठाए और उठा के वार्ड में लेके जो उसमें टाइम लगेगा, सो दिस इज टाइम सेविंग भी। न्यूमेटिक ट्यूब सिस्टम आपके पास
टाइम सेविंग सिस्टम है। अब इट शटल्स मींस इट ट्रांसपोर्ट्स द कंटेनर, और इसमें लाइन मेंशन है इट शटल्स द कंटेनर, यानी कि ये ट्रांसपोर्ट, शटल का मतलब है ट्रांसपोर्ट, इट विल ट्रांसपोर्ट द कंटेनर। अब उस कंटेनर के अंदर आप क्या क्या रख सकते हैं, डेफिनेटली आप ब्लड रख सकते हैं। अर्जेंटली इमरजेंसी में आईसीयू में पेशेंट को ब्लड चाहिए, आपने इसके अंदर लोड किया और वहां पर पहुंचा दिया। मेडिसिन रख सकते हैं। कहाँ से आप कौन कौन मोस्टली जो इंस्टीट्यूट सेटिंग्स हैं जो इसको यूज करती हैं, फार्मेसी से यूज कर सकते हैं, ब्लड बैंक से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए जी आपके हॉस्पिटल के अंदर ब्लड बैंक है, ब्लड बैंक ने जी ब्लड डिलीवर करना था, इमरजेंसी थी, उसने इस पे लोड किया सिस्टम में और ब्लड डिलीवर कर दिया टू द डेस्टिनेशन। फार्मेसी ने जी अर्जेंट थी, रिक्वायर्ड थी, फार्मासिस्ट ने क्या किया, मेडिसिन कंटेनर में डाली और उसे डिलीवर कर दिया। कहाँ तक डिलीवर किया, कहाँ पे डिलीवर किया, इमरजेंसी रूम में, ऑपरेशन थिएटर्स में, आईसीयूज में, या अदर लोकेशंस में, ये आपके हॉस्पिटल के ऊपर डिपेंड करता है ये सिस्टम कहाँ कहाँ पर एलोकेटेड है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द न्यूमेटिक ट्यूब सिस्टम। जी अब हम आ जाते हैं स्पेस रिक्वायरमेंट। स्पेस रिक्वायरमेंट बच्चों क्या चीज है जी, आपके पास अप्रोप्रिएट स्पेस है अपने इक्विपमेंट्स को रखने के लिए, पहले भी लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं जी, आपके पास एंसिलरी प्रोडक्ट्स को रखने के लिए, व्हील चेयर्स को रखने के लिए आपके पास अच्छी सी स्पेस अवेलेबल होनी चाहिए, ठीक है। सो आपके पास ड्रग को स्टोर करने के लिए कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट होना चाहिए, स्टेराइल एरिया है जहां पे आप मैन्युफैक्चरिंग भी कर रहे हैं। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज, आपके पास पेशेंट के साथ कंसल्टेशन करने के लिए, पेशेंट को असिस्ट करने के लिए, पेशेंट के साथ कम्युनिकेट करने के लिए एक प्राइवेट एरिया इज मस्ट। अच्छे फार्मेसीज में आपको ये एरिया नजर आएगा जहां पे लिखा होगा फार्मासिस्ट पेशेंट कंसल्टेशन रूम या एरिया, ठीक है। अब हम आ जाते हैं इक्विपमेंट्स की तरफ। जो आपके फार्मेसी में हर किस्म का इक्विपमेंट अवेलेबल होना चाहिए, चाहे वो स्टोरेज के लिए हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग के लिए हो, या फिर आपके एडमिनिस्ट्रेटिव काम के लिए हो जी। कंप्यूटर्स अवेलेबल हैं जिसके अंदर आपने डाटा रिकॉर्ड करना है। देन जो आपके पास ड्रग इंफॉर्मेशन सोर्सेज होने चाहिए, यू मस्ट हैव द बुक्स देयर, यू मस्ट हैव जर्नल्स, आपके पास इंटरनेट की एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए। देन आ जाते हैं जी ड्रग प्रोक्योरमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंट्रोल सर्विसेज के ऊपर। जी आपका फार्मासिस्ट रिस्पॉन्सिबल है जी प्रॉपर तरीके से जो मेडिसिन है उनकी इन्वेंट्री करे, परचेज करे उनकी, और उनको डिस्ट्रीब्यूट करे। इसके लिए जिसने पॉलिसीज बनानी है, पॉलिसीज स्टैंडर्ड पॉलिसीज होनी चाहिए। अब ये डिपेंड करता है जी आपके हॉस्पिटल की पॉलिसी के ऊपर कि आपने जस्ट इन पेशेंट को ये अपनी मेडिसिन प्रोवाइड करनी है, या आउट पेशेंट्स को, या एम्बुलेटरी पेशेंट को भी करनी है। सो इससे रिलेटेड आपने पॉलिसीज डिसाइड करनी है इन कोलैबोरेशन विद योर हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन। सो आपने जी आपके हॉस्पिटल सर्विसेज में जी पॉलिसीज को फॉलो करना इज मस्ट। आपके फार्मासिस्ट ने पॉलिसी मेकिंग के अंदर भी अपना रोल प्ले करना है। आपका फार्मासिस्ट इज रिस्पॉन्सिबल, योर फार्मासिस्ट इज रिस्पॉन्सिबल के जी वो फॉर्मूलरी मेंटेन करेगा, वो डिसाइड करेगा विच ड्रग्स मस्ट बी इंक्लूडेड इन इट, कैसे डिसाइड करेगा, डेफिनेटली भी वो हेल्थ केयर प्रोफेशनल के साथ कम्युनिकेट करेगा, वो जो प्रिस्क्राइब करे हैं वही पर्टिकुलर ड्रग आपकी हॉस्पिटल के अंदर आ रही है। आप अपनी सजेशंस दे सकते हैं कि ये पर्टिकुलर ड्रग या इस कंपनी की ड्रग बेहतर है या फिर नहीं है। जी आपके फार्मासिस्ट मस्ट हैव अवेयरनेस ऑफ द ड्रग डोजेज, पैकिंग एंड ड्रग इंटरेक्शन। अब आ जाते हैं जी आपके फार्मासिस्ट को इंफॉर्मेशन सप्लाई करनी है इन पेशेंट्स को भी एंड आउट पेशेंट को भी, बिकॉज आपकी फार्मेसी के अंदर यू हैव दी, अब एक रिक्वायरमेंट आ गई ना, यू मस्ट हैव दी सेंटर फॉर दी ड्रग इंफॉर्मेशन जी। अगर आपने एक कोने पे एक कंप्यूटर रखा है, उसके ऊपर आपका फार्मासिस्ट बैठा है, आपके पास इंटरनेट की एक्सेसिबिलिटीज हैं, आपके पास जर्नल्स हैं, बुक्स हैं, सो दिस इज योर ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर। जिसका प्रोवाइडर कौन है, इस इंफॉर्मेशन का प्रोवाइडर कौन है, तब आपके पास आपका हॉस्पिटल फार्मासिस्ट है। आपके हॉस्पिटल फार्मासिस्ट को इंश्योर करना है रैशनल ड्रग थेरेपी को। रैशनल ड्रग थेरेपी क्या है जी, ही इज एश्योरिंग कि जी पर्टिकुलर राइट ड्रग राइट डोज पे, राइट प्राइस पे, राइट पेशेंट को जा रही है, राइट राइट राइट, ठीक है। आपकी अप्रोप्रिएट मेडिसिन अप्रोप्रिएट डोज में एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को जा रही है, पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में जा रही है, फॉर दी पर्टिकुलर टाइम जा रही है, एक पूरा ड्यूरेशन के लिए जा रही है, और लोएस्ट कोर्स पे जा रही है। दिस इज एक्चुअली दी लोएस्ट कॉस्ट पे जा रही है। दिस इज दी रैशनल ड्रग थेरेपी। रैशनल ड्रग थेरेपी बच्चों क्या है, जिसके अंदर आपने इंश्योर करना है कि आप राइट ड्रग दे रहे हैं, राइट पेशेंट को दे रहे हैं, राइट टाइम पे दे रहे हैं, राइट डोज पे दे रहे हैं, राइट कॉस्ट पे दे रहे हैं। राइट कॉस्ट क्या है जी, मिनिमम कॉस्ट है, ठीक है।
सो जी इससे रिलेटेड पॉलिसी मेकिंग करना भी आपके फार्मासिस्ट का काम है, क्वालिटी इंश्योर करना भी आपके फार्मासिस्ट का काम है, बिकॉज ही हैज द बेटर नॉलेज ऑफ द क्वालिटी कंट्रोल। सो अब जी आपके फार्मेसी के अंदर डेफिनेटली आपका जो प्रोफेशनल है इस चीज को हैंडल कर रहा है। ओके, आपके फार्मासिस्ट ने क्या किया जी, आपके फार्मासिस्ट ने रिव्यू किया मेडिकल ऑर्डर्स को, ठीक है, उसके पास टाइम है, वॉर से देखे कोई इंटरेक्शन तो नहीं आ रही, अनटिल एंड अनलेस कोई इमरजेंसी सिचुएशन है। इमरजेंसी में आपके पास टाइम नहीं है कि आप 2 घंटे लगा के जी मेडिकेशन एरर निकालें या कोई 15-20 मिनट लगा के निकाले। सो इस वजह से आपके बुक में मेंशन एक्सेप्ट इन दी मेडिकल इमरजेंसी सिचुएशंस। ओके, सो जी अब आपके फार्मासिस्ट ने रिपोर्ट करना है किसी भी किस्म का एडवर्स ड्रग रिएक्शन, देन उसने पेशेंट केयर एवेल्युएशन प्रोग्राम्स की डिजाइनिंग करनी है। पेशेंट केयर एवेल्युएशन प्रोग्राम क्या है जी, पेशेंट केयर एवेल्युएशन, या उसने एवेल्युएट करना है कि मैंने पेशेंट को जो मेडिकेशन दी है, जो मेडिसिन दी है, उसके आउटकम्स आए भी हैं, पॉजिटिव आउटकम्स आए भी है कि नहीं, मैंने जो बुखार की मेडिसिन दी है तो बुखार उतरा भी है कि नहीं, मैंने एवेल्युएट करना है इस चीज को, ठीक है। सो उसके पास हॉस्पिटल में उसकी हॉस्पिटल फॉर्मूलरी अवेलेबल होनी चाहिए, इसको मेंटेन करना आपके हॉस्पिटल फार्मासिस्ट का काम है। रिसर्च में पार्टिसिपेट करना उसका काम है, रिसर्च की फिजिबिलिटी उसके पास है बिकॉज उसके पास फार्मेसी है। अब जी हम डिस्कस कर लेते हैं टाइप्स ऑफ रिसर्च। सो स्टूडेंट्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ रिसर्च इन हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन। जी 3 किस्म की रिसर्च की टाइप्स हैं, फार्मास्यूटिकल, ऑपरेशनल एंड द क्लिनिकल रिसर्च। क्लिनिकल रिसर्च में जी आपका जो फार्मासिस्ट है ही इज एक्टिंग एज अ सपोर्ट। कैसे एज अ सपोर्ट काम कर रहा है इसको भी डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट टाइप ऑफ रिसर्च में आ जाते हैं फार्मास्यूटिकल रिसर्च के ऊपर। फार्मास्यूटिकल रिसर्च किस किस्म की रिसर्च है, ये वो रिसर्च है जिसमें आपका फार्मासिस्ट इन्वेस्टिगेट करता है या रिसर्च एक्टिविटीज परफॉर्म करता है रिगार्डिंग दी पैकेजिंग या पैकिंग, डिस्ट्रीब्यूशन या मैन्युफैक्चरिंग, क्वालिटी कंट्रोल, स्टोरेज या आपके पर्टिकुलर फार्मास्यूटिकल प्रेपरेशन की स्टेबिलिटी के हवाले से, ठीक है। अब इसी के अंदर ही कैन डेवलप द न्यू डोजेज फॉर्म, उसे लगा के जी जो एग्जिस्टिंग डोजेज फॉर्म है या तो मैं इसे इंप्रूव कर दूं, ये भी तो एक रिसर्च है ना, या तो फिर मैं उसको रिप्लेस कर दूं, कोई नया डोजेज फॉर्म बना दूं, ठीक है। सो उसने एंड पे जो फाइनली उसने क्या करना है, ही कैन आल्सो पार्टिसिपेट और ही कैन आल्सो डू रिसर्च ऑन द मेथड्स फॉर एनालाइजिंग द फाइनल प्रोडक्ट। जब फाइनल प्रोडक्ट बन गई उसके ये स्टैंडर्ड्स हैं, उसको टेस्ट करने के लिए ये मेथड्स हैं, इसके अलावा ये एक पर्टिकुलर नया मेथड आ सकता है, इसके ऊपर रिसर्च कर सकता है। देन जी व्हाट इज ऑपरेशनल रिसर्च, ऑपरेशन है ना ड्यूरिंग द प्रोसेस रिसर्च। ड्यूरिंग द प्रोसेस रिसर्च क्या है, अगर मैं हॉस्पिटल फार्मेसी के हवाले से बात करूं कि जी ऑपरेशनल रिसर्च एडमिनिस्ट्रेशन के काम, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड रिसर्च इसके अंदर आ सकती है। फार्मास्यूटिकल प्रैक्टिस से रिलेटेड इसके ऊपर रिसर्च आ सकती है। फार्मास्यूटिकल प्रैक्टिस या फार्मेसी प्रैक्टिस क्या चीज है कि जी दिस इज द सब्जेक्ट, दिस इज द डिसिप्लिन ऑफ फार्मेसी, जिसमें जी आप क्या कोशिश करते हैं, आप यू ट्राई टू डेवलप, आप क्रिएट करते हैं कि आपके जो फार्मासिस्ट है वो कहाँ कहाँ रोल अपना प्ले कर सकता है, ठीक है। सो ऑपरेशनल रिसर्च में आपने सर्विसेज से रिलेटेड कोई रिसर्च करनी है, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड कोई रिसर्च करनी है, फार्मेसी प्रैक्टिस से रिलेटेड किसी किस्म की कोई रिसर्च करनी है, या सोशल एस्पेक्ट से रिलेटेड कोई रिसर्च करनी है। सोशल एस्पेक्ट क्या है, वो सोशल एस्पेक्ट्स दैट आर कंसर्न विद योर पेशेंट केयर। जी फॉर एग्जांपल सोशल एस्पेक्ट आप रिसर्च कर सकते हैं जी, आपके मेडिकल प्रोफेशनल्स के एटीट्यूड क्या है टूवर्ड्स योर पेशेंट, पेशेंट के एटीट्यूड क्या है टूवर्ड्स द मेडिकल प्रोफेशनल, किस किस्म के किस स्टेटस के पेशेंट का क्या रिस्पॉन्स आता है, आपने किस तरीके से पेशेंट से बात करनी है, या पेशेंट आपको किस किस्म का रद्द अमल देते हैं। सो सोशल एस्पेक्ट्स के ऊपर आप इधर रिसर्च कर सकते हैं। देन क्लिनिकल रिसर्च की तरफ आते हैं जी, हम लोग पहले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि क्लिनिकल फार्मासिस्ट और हॉस्पिटल फार्मासिस्ट में डिफरेंस है। सो अब क्लिनिकल रिसर्च में क्योंकि आपका क्लिनिकल फार्मासिस्ट डायरेक्टली is involved with the patient, is more closely involved with the patient or the physician. So इस केस में आपका जो फार्मासिस्ट है, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट है, he will work as a support, he will work in collaboration with the
डॉक्टर और अ मेडिकल प्रोफेशनल और द फार्मासिस्ट। अच्छा, अब क्लिनिकल रिसर्च में किस किस्म की रिसर्च आ सकती है? डेफिनेटली फार्माकोकाइनेटिक स्टडीज इसके अंदर आ सकते हैं, लाइक एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन। ठीक है। देन हॉस्पिटल फार्मासिस्ट ने जी डायरेक्टली अब आपकी बुक में कंक्लूड कर देगा हॉस्पिटल फार्मेसी बाय नदीम इरफान बुखारी में कि आपका जो हॉस्पिटल फार्मासिस्ट है वो इज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन फार्मास्यूटिकल एंड ऑपरेशनल रिसर्च, जबकि क्लिनिकल रिसर्च में वो इन कोलैबोरेशन काम कर रहा है, ही इज वर्किंग एज अ सपोर्ट। सो दिस वाज ऑल अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसर्चेस इन हॉस्पिटल फार्मेसी या हॉस्पिटल सेटिंग। Okay, so in next lecture, students, we will discuss the minimum standards for the pharmaceutical services.